बहुत ज़्यादा डोपामिन रश के चक्कर में रहते हो हमेशा। ये सारे दिक्कतें हैं जो हम तकनीकी दौर से लेकर के आए हैं। आज से 100 साल पहले किसी आदमी ने कुछ ऐसा लिखा था जो मेरे काम का है और वो व्यक्ति मुझे पूरा समझ रहा है। जब आप पढ़ने के नज़दीक जाओगे तो उससे आपकी लाइफ ओवरऑल कैसे बैलेंस होगी। हेलो, आज ये सेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अजय सर के साथ। अजय सर अनअकैडमी में हिंदी साहित्य के टॉप एजुकेटर हैं। अजय सर की शिक्षा जेएनयू से हुई है, इसके साथ ही वह हिंदी साहित्य में शोध कर रहे हैं और पिछले 7 सालों से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पढ़ा रहे हैं। आज इस सेशन में आपके हिंदी साहित्य से जुड़े तमाम जो डाउट्स हैं उनका समाधान हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं वेलकम करता हूं अजय सर को। नमस्कार वैभव जी। कैसे बैठिए। हिंदी माध्यम के छात्रों के मध्य एक ऑप्शनल का विषय है हिंदी साहित्य, जो इन दिनों बेहद चर्चा का विषय है। अधिकतर स्टूडेंट हिंदी साहित्य के साथ ही अपनी मेंस की परीक्षा दे रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के विषय पे मैं अजय सर से सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप मुझे ये दीजिए कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल एक्चुअल में है क्या? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? 2 पेपर्स के अंदर क्या क्या कवर करते हैं? जी देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हिंदी साहित्य है तो वो बेसिक हिंदी है जो हम पढ़ते आए हैं। कहानियों की किताबें, उपन्यास, निबंध, रेखा संस्मरण, रेखा चित्र जो भी हम पढ़ते आए हैं, या इन जनरल जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनको लगता है कि वो हिंदी पढ़ सकते हैं। गलत धारणा नहीं है, सही है, लेकिन जब यूपीएससी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मामला। उसमें हमें गद्य के पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं, पद्य पढ़ना पड़ता है। अब गद्य और पद्य में, जैसा मैंने आपसे कहा कि गीत और जो आपके लेख होते हैं उतना ही अंतर होता है। तो जो हमारे पुराने जितने भी कवि हुए हैं, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्तिकाल के, उसमें अमीर खुसरो से हम शुरू करते हैं या पृथ्वीराज रासो से हम शुरू करते हैं, चंद्रवरदाई से शुरू करते हैं। तो वहाँ से लेकर के फिर सूर, तुलसी, जायसी और बाद में अगर आधुनिक साहित्य में आएंगे तो मैथिली शरण गुप्त वगैरह जैसे कवियों तक हम पढ़ते हैं। उसके अलावा पेपर 1 में हम हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं कि हिंदी कहाँ से बनी। हम कहते हैं कि संस्कृत से बनी, तो संस्कृत से पाली, प्राकृत, अवहट, यहाँ से पुरानी हिंदी से होते हुए आधुनिक हिंदी कैसे बनी है। उसके बाद उसमें नवीनीकरण कैसे हुआ है, शुद्धिकरण कैसे हुआ है। आप भक्तिकाल में देखोगे तो भक्तिकाल में ब्रज और अवधी 2 मुख्य भाषाएं थी, लेकिन उनको ओवर पावर करके खड़ी बोली, जो आज हम हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में बोलते हैं, उसने हिंदी का मुख्य स्थान ले लिया। जिसके लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो जिसके लिए जाने, तो उनको फाउंडर कहा जाता है खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का। तो ये हम पेपर 1 में पढ़ते हैं। फिर आजकल जैसे टंकण हम करते हैं, टंकण में कैसे नई नई पद्धतियां आ रही हैं और हिंदी का मानकीकरण करना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग झ लिखते हैं, फ लिखते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो हिंदी को एक तरीके से कैसे लिखा जाए और उसको वैश्विक भाषा कैसे बनाया जाए, और सरकार उसमें क्या प्रयास कर रही है, ये हम पेपर 1 में पढ़ते हैं। पेपर 2 में मैंने आपसे कहा गद्य पद्य, उसमें रेखा चित्र, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, हिंदी, वो सारी हम पढ़ते हैं। और पेपर 1 के पार्ट 2 में जो भाग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है, कि हिंदी जो बन गई उसका इतिहास, और उसके बाद हिंदी के साहित्य का इतिहास क्या है। क्योंकि मान लीजिए अमीर खुसरो आए तो वो अपने समय के हिसाब से लिख रहे थे, कबीर अपने समय के हिसाब से लिख रहे थे, कैसी राजनीतिक परिस्थितियां थी, कल्चरल एस्पेक्ट्स उसके क्या थे, पॉलिटिकली क्या चल रहा था समाज में, और जो नोशंस, साहित्य के साथ एक बात जुड़ी हुई कि साहित्य हमेशा नोशंस को तोड़ता है, तो वो नोशंस उस भाषा ने, उस साहित्य ने उस वक्त कैसे तोड़े, ये हम पढ़ते हैं पेपर 1 के पार्ट 2 में। तो इस तरीके से हम उसको समराइज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले पेपर के अंदर हम बेसिकली हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं कि किस तरीके से जो साहित्य आज हम देख रहे हैं वो डेवलप हुआ है। जी, भाषा और साहित्य दोनों देखते हैं। और पेपर 2 के अंदर हम जो प्रेजेंट सिनेरियो है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो अप्लाइड नॉलेज है, जो अप्लाइड पार्ट है। जी, जैसे हमने कहा ना कि हम अमीर खुसरो का साहित्य हमने देखा, उसकी विशेषताएं देखी। अब उसके बाद अमीर खुसरो ने क्या लिखा, वो लिखे हुए का विश्लेषण क्या है, तो वो हम हमारे यूपीएससी में भी जो अलग अलग सिलेबस हैं, जैसे निबंध निलय की एक पुस्तक लगती है, प्रेमचंद की कहानियां लगती हैं, राजेंद्र यादव है उनका एक संकलन लगता है, एक दुनिया समान अंतर, तो उसमें कहानियां हैं। उसके बाद आजादी के बाद से कौन कौन से नए प्रयोग हुए, जैसे नई कहानी आई, समानांतर कहानी आई, प्रयोगवाद आया, आधुनिकतावाद पर जो कहानियां हुई, या फ्रांस से, रूस से प्रभावित होकर जो साहित्य हमारे यहाँ लिखा गया, उसके क्या क्या हमारे यहाँ परिदृश्य दिखते हैं, वो हम पेपर 2 में देखते हैं पूरा। सर, अक्सर कहा जाता है कि साहित्य आपको आकर्षित करता है
और एक बार जब उसके आकर्षण में चले जाते हैं तो आप उसी के साथ उलझ के रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या ये समस्या हिंदी साहित्य जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं उनके साथ भी आती होगी? क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियों को हमको पढ़ना पढ़ता है। जैसे मैंने प्रेमचंद पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं प्रेमचंद के साथ ही उलझा रह गया। मैं उनकी नई नई किताबें और खोजने लगा, नई नई कहानी खोजने लगा, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट आता है। तो क्या ये प्रिपरेशन में ये दिक्कत आती है हिंदी साहित्य के बच्चों को? देखिए कई बार आती है, और यहीं पर आपका सारा जो हम कह रहे हैं कि गाइडेंस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप प्रेमचंद लेके बैठे हैं, आपके राजेंद्र यादव की कहानी है, तो मैं तो आपसे कहूँ कि जब मैंने शायद मेरे ग्रेजुएशन में जब हम एग्जाम दे रहे थे तो मैंने पूरा हिंदी साहित्य खत्म किया था उस वक्त, क्योंकि मुझे रस आया इतना, और उसके बाद मैंने इसे चुना था। तो वैसे ही कई बार जब अभ्यर्थी होते हैं तो राजेंद्र यादव को उठाते हैं, वो मछली कहानी पढ़ते हैं, वो कफन कहानी पढ़ते हैं, या गबन से कुछ जो हिस्से लिए गए वो पढ़ते हैं, तब उनको लगता है कि ये वाकई मजा है। क्योंकि आप देखें स्टैटिक का जो पार्ट है, सिलेबस है, वो इतना नीरस होता है कई बार कि आप उसको पढ़ने का इंटरेस्ट आप में नहीं आता है। लेकिन जब आप राजेंद्र यादव की कहानियों का संकलन पढ़ रहे होते हैं, प्रेमचंद पढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक रस आता है और आप उसमें खोना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है आपकी, कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पढ़ना है, टाइम बाउंड मैनर में कैसे पढ़ना है। जो उपन्यास आप घर में 10 दिन में पढ़ रहे हैं, कई बार जो साहित्य के बच्चे नहीं है उनको ये भी दिक्कत आती है कि वो टाइमली खत्म नहीं कर पाते किताब। तो 2 दिन में कैसे खत्म करना है, 1 दिन में कैसे करना है, उसके PYQs कैसे करने हैं, उसका ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और यहीं पर हमारा रोल आता है। अच्छा सर, हिंदी साहित्य मतलब एक जो जनरली एक क्वेरी आती है बच्चों की साइड से कि ये जो भाषा हम बोलते हैं वो भाषा और हिंदी साहित्य के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसके अंदर वो शब्द का इस्तेमाल होता है जो साहित्य के शब्द हैं, उनको समझने में कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो अपने क्लासरूम के अंदर आप इस समस्या का समाधान कैसे खोजते हैं? देखिए ये तो ना क्या बोले तो शाश्वत समस्या है हिंदी साहित्य की। 2 तरीके की भाषा, एक सरल भाषा, एक क्लिष्ट भाषा। तो सरल भाषा हमेशा से, जैसे मैथिली शरण जी ने भी लिखा या महावीर प्रसाद जी ने भी लिखा कि जैसा तू बोलता है वैसा तू लिख, उसके बाद मुझसे अच्छा तू दिख। तो जैसा हम बोलना चाह रहे हैं वैसा हमें साहित्य लिखना चाहिए, ऐसा आदर्श बात है। लेकिन फिर हम प्रसाद की हिंदी देखते हैं, निराला की हिंदी देखते हैं, पंत की हिंदी देखते हैं, उसके बाद अज्ञे की हम हिंदी देखते हैं, तो वो बहुत क्लिष्ट हो जाती है कई बार। इसको तोड़ने की अलग अलग कोशिशें की गई अलग अलग टाइम पर। जैसे जब प्रयोगवाद की धारा चल रही थी, नई हिंदी की धारा चली, तो उस वक्त शरद जोशी जैसे साहित्यकार आए, परसाई जैसे साहित्यकार आए, उन्होंने कॉलम्स लिख के अखबारों में और बिल्कुल आम लोगों की भाषा में उनके तरीके से उनको बात समझाई और उनके समझ में आई। तो ये जो विवाद है ये बहुत पुराना है। और जो एक कहिए कि शिखर पुरुष हिंदी साहित्य में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो भी सरल भाषा के पक्षधर हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सरल भाषा की आड़ में छिछलेपन पर उतर जाते हैं। जैसे आप नई वाली हिंदी, जो आज हमारी हिंदी है, उसका जो आंदोलन चल रहा है वो नई वाली हिंदी आंदोलन है। एक पब्लिकेशन है और उस पब्लिकेशन के आधार पर बाद में जो साहित्य आया उसको हम नई वाली हिंदी साहित्य कहना शुरू किया। और उसमें जो भाषा है, प्रयोग, शब्दों का खास करके जो प्रयोग है, वो कहीं ना कहीं आजकल जो हम सिनेमाई साहित्य देख रहे हैं उससे प्रभावित लगता है। तो साहित्य में क्लिष्टता भले ही रहे लेकिन छिछलाई नहीं होनी चाहिए। ये विवाद था पूरा। और हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो देखिए मैं तो पक्षधर हूं जो पुरानी हिंदी है, या जो मैंने कहा ना मानकीकरण करना भाषा का, तो भाषा के मानकीकरण का पक्षधर होने के नाते जो हमारे अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं या जो यूपीएससी के सिलेबस में कम से कम जो साहित्यकार हैं, उनके हिंदी लेखन के जो पैटर्न्स हैं उन पर हम काम करेंगे। और उसी तरीके से थोड़ा सा क्लिष्ट पुट रखते हुए, क्योंकि आप हिंदी साहित्य ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में जब तक आप तारीख नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे व्यक्ति का, घटनाओं को जोड़ेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन व्यक्ति साधारण है और कौन व्यक्ति पढ़ लिख के आया है। तो उसी तरीके से अगर आप भाषा की थोड़ी सी क्लिष्टता रखेंगे तो वो आपके पक्ष में भी हो सकती है। ये मेरा मानना है और उसी तरीके से हम इस पर काम भी करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि हिंदी साहित्य की मैं ये जानना चाहता हूँ कि जर्नल स्टडीज़ में क्या कहीं पे ओवरलैप करता है, या फिर जर्नल स्टडीज़ में हिंदी साहित्य किस तरीके से मदद करता है? क्या आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में जर्नल स्टडीज़ में ये मदद करता है? नहीं, ये क्वेरी भी हमेशा रही है कि हिंदी साहित्य कहाँ काम आता है। जैसे कई लोग ज्योग्राफी की तरफ, हिस्ट्री की तरफ, PSIR की तरफ चले जाते हैं। वो अपने आप में अच्छे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, किसी की अपनी रुचि हो सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य के मामले में कई लोग ये बोलते हैं कि इसका GS से कहीं क्योंकि डायरेक्टली कहीं सिलेबस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। डायरेक्टली तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदी साहित्य के जो पिछले पैटर्न्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चों ने लगातार 300+ भी स्कोर किया है। बाकी अगर सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, जो साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, उनको अगर छोड़ दें, जो कि प्रॉपर आपको, अगर आपने मैथमेटिक्स का सम सॉल्व किया तो आपको 5
5 नंबर मिले, उस तरीके की बात है। अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो हिंदी का स्कोर सबसे अच्छा है पिछले कुछ सालों में, लगातार 250 प्लस, तो मान के चलिए कि अगर आप हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद 250 आउट ऑफ 500, और आप जीएस में कितना ले रहे हैं 400, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है, आउट ऑफ 1000। तो आप देखिए कि 300 250 आप स्कोर कर रहे हैं 500 में से, और आप 400 स्कोर कर रहे हैं 1000 में से। बाकी सब्जेक्ट में आप 220 230 के आसपास आकर के रुक जा रहे हैं। एक तो आपको ये यहाँ मदद कर रहा है, दूसरा एसए का जो पार्ट है 250 जो मार्क्स आपके होते हैं उसमें से आप 160 170 तो मान लीजिए बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 150 लोग स्कोर कर रहे हैं। आपके जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, आपका लेखन इतना शुद्ध हो जाता है अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि पेपर इंग्लिश में देंगे और निबंध वगैरह जो होता है या हमारा जो ऑप्शनल होता है वो हम कर लेंगे हिंदी में। तो अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं, और अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 6 महीना बहुत अच्छा तैयारी करते हैं और हिंदी से जुड़ते हैं तो 300 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है सच, कि जैसे बाकी सब्जेक्ट में लाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है, लोग उसको बहुत एग्रेसिवली मार्केट भी करते हैं कि 300 आ गया 300 आ गया, लेकिन हिंदी में बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। सर कितने दिन मतलब आपके क्लास को लगते हैं, और उसके बाद कितने दिन में बच्चा रिवीजन करके, मतलब एक होता है ना कि टाइम बाउंड तरीके से अगर कोई टारगेट करना चाहे तो वो हिंदी साहित्य को कैसे टारगेट कर सकता है, विद क्लास और विदाउट क्लास ऑल्सो? देखिए, विदाउट क्लास तो मैंने आपको कहा कि उपन्यास हैं, कहानियां हैं, रेखाचित्र है, संस्मरण है, नाटक है। आप इसमें ऐसा उलझ जाएंगे, आपको इतना रस आएगा कि आप एक उपन्यास को, एक नाटक को 2-2 बार भी पढ़ लेंगे। मैंने आपसे कहा कि आषाढ़ का एक दिन आप पढ़िए, आप निश्चित तौर पर 2 बार तो उसको पढ़ेंगे कम से कम, इतना आपको आनंद आता है। तो मुझे नहीं पता कि विदाउट गाइडेंस आप कितना जल्दी कर पाएंगे। मुझे तो अंदेशा है कि 10-12 महीने आप आराम से लगा देंगे, उसी के साथ चलते रहेंगे। फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, आंसर राइटिंग हो गया, प्रीवियस ईयर एनालिसिस हो गया, उसको लिख के देखना, नोट्स मेकिंग वगैरह वगैरह, रिवीजन आपका छूट ही जाएगा फिर। लेकिन क्लास में अगर आप आते हैं, क्लास में जुड़ते हैं, तो क्लास में हमारा जो आइडियल प्लान है वो 120 क्लासेस का है अभी, और वो मानिए कि आप 5 से 6 महीने का एक आइडियल प्लान है। फिर उसमें डेली जो वीकली हम आंसर राइटिंग सेशंस करते हैं, उसके अलावा जो पीवाईक्यू एनालिसिस होता है, हर चैप्टर के हम पीवाईक्यू करने लगेंगे साथ में। और उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी क्वेरी आती है, जैसे मान लीजिए कि उपन्यास पढ़ना है, उपन्यास आप खुद से पढ़ेंगे, 150 बच्चों की क्लास है, तो 150 बच्चे एक बार में तो पढ़ नहीं लेंगे, 3 दिन में तो पढ़ेंगे नहीं सारे, कोई 1 वीक में पढ़ेगा, कोई 10 वीक में पढ़ेगा। हमारा एक आइडियल प्लान ये है कि हम उसको 2 दिन में कवर करें, 2 दिन में कवर, और कहाँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहीं पर हमारा रोल आता है, वहीं पर हम आपने सर बोला वीकली आंसर राइटिंग, अक्सर ये देखा गया है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के बीच में कि क्लासेस खत्म हो जाते हैं लेकिन कभी भी एक बेहतर आंसर नहीं लिख पाते वो लोग। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अपनी क्लास में क्या इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके लर्नर्स को ना आए? देखिए, एक आइडियल प्लान जो हमारा है उसमें हम ऐसा करते हैं कि शुरू में हम जब कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसके पीवाईक्यूज से स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज रखे हैं, वो पहले हम रखते हैं स्टूडेंट्स के सामने, फिर हम अपने चैप्टर्स कवर करते हैं, एंड देन हम उस पर वापस आते हैं कि क्या वो उन सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम हमारे जो वीकली टेस्ट्स होते हैं उसमें इंश्योर करते हैं कि इससे कोई संभावित प्रश्न हो सकता है क्या जो पीवाईक्यूज में नहीं आया है। उसके बाद जैसे उपन्यास और कहानी में तो खासकर होता है साइटेशंस होते हैं, तो साइटेशंस तो आपको लिखने पड़ेंगे, उनको कैसे कवर कर सकते हैं, वो आंसर राइटिंग में कैसे आ सकते हैं, एक आइडियल पैटर्न आंसर राइटिंग का क्या हो सकता है। जैसे हिंदी में मेजरली लोग कहते हैं कि बस आपको एक भावनात्मक लेख लिखना होता है, तो वैसा नहीं है, बहुत लॉजिकल होता है, और जब तक साइटेशंस नहीं आएंगे तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। तो ये जो सारी चीजें हैं आंसर राइटिंग, उसको हम कवर करके वीकली भी और पीवाईक्यूज के थ्रू भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आंसर लिख पाएं। जैसे मान के चलिए मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी साहित्य लूँ, तो क्या हिंदी साहित्य लेने के लिए किसी विशेष बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, या कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हिंदी साहित्य ले सकता है, एकदम बेसिक से अगर उसको स्टार्ट करना है? तो देखिए, एक ही रिक्वायरमेंट आपकी है हिंदी साहित्य के लिए कि आपको हिंदी से थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं और आपने सारी पढ़ाई मान लीजिए कि इंग्लिश में की है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए हिंदी पढ़ने में। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में रहते हुए उपन्यास कहानी वगैरह पढ़ते रहे तो आप हिंदी बिल्कुल चुन सकते हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका बैकग्राउंड हो या आपने 10 साल पढ़ा ही हो, क्योंकि इतना
इजी फ्लोइंग सब्जेक्ट है ना कि एक बार जब आप एंटर करते हैं, और इंजीनियरिंग में तो बहुत लॉजिकल लोग होते हैं और हिंदी साहित्य बहुत लॉजिकल है, तो उस लॉजिक के जरिए अगर आप पढ़ेंगे तो कोई कंपल्शन नहीं कि आपका बैकग्राउंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए कोई बैकग्राउंड होना इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, नॉट और कुछ नहीं। अगर मान के चलिए मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदी साहित्य लेना चाहता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ही कवर कर रहे हैं। जैसे जीएस में आप जितने भी सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप एक और सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, इतना ही इसका अर्थ है और कुछ ज्यादा नहीं है। छोटा सिलेबस है, मतलब ये कह रहे हैं गाइडेंस के साथ छोटा है। वैसे तो अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। छोटा सिलेबस है, टू द पॉइंट सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया करंट अफेयर आ गया, कहीं बम गिर गया, कहीं कोई किसी की राजनीतिक हत्या होगी तो आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, उसके एस्पेक्ट नहीं है। वो तो अमीर खुसरो जो लिख गए वो लिख गए, आप कितना समझ सकते हैं वो आपके ऊपर है, और आपके जो रिवीजन है या जो क्लासरूम मटेरियल है वो कैसे आप करते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं जैसे कि हिंदी साहित्य के अंदर भी तमाम लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनके नए नए रिसर्च आते हैं, जो हो सकता है कि कई सारे पुराने दावों को बता दें कि दावे गलत हैं, मतलब हिंदी साहित्य को लेके। तो क्या ये सिलेबस में आता है या फिर नहीं, ये पार्ट हम नहीं देखते हैं? ये अच्छा है, ये पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट में आता है जहां हम भाषा का इतिहास करते हैं और साहित्य का इतिहास करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पुरानी मान्यताओं को लोग खारिज करते रहते हैं। जैसे आजकल की बात करें तो दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, या जो हमारे समलैंगिक विमर्श को लेकर के कई बार बातें होती है, तो उसमें नए नए रिसर्च आते हैं। ये काम पूरी तरीके से आपके जो मेंटोर हैं, गाइड हैं या आपके टीचर हैं, उनका होता है कि वो नए रिसर्च को पढ़े और मार्केट में जो भी चीजें आई हैं उनको कंपाइल करके आपको क्लासरूम स्टडी मटेरियल के तौर पर दें। ये नहीं कि आप कोई नया रिसर्च पढ़ने बैठ जाइए। नया रिसर्च 500-600 पेज का होता है, आप पढ़ने बैठ गए तो आप 4 उपन्यास पढ़ने आप नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर रोल आता है सेल्फ गाइडेंस का। और मैंने आपसे कहा जितने भी ट्रेंड्स होते हैं ना, उसमें ही कुछ छुटपुट चीज़ों में ही ये चीज़ें नई रिसर्च आती है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ट्रेंड देखा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं? बिल्कुल आए, जो न्यू रिसर्च के ऊपर हैं या इसके ऊपर बेस्ड है। जैसा हर बार हम जीएस के पेपर्स में देखते हैं कि कई ऐसे सवाल आते हैं जो कि नए ट्रेंड्स पर हैं। तो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, समलैंगिक विमर्श, ये ऐसा है जो आजकल हम देख रहे हैं। या 1990s में जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो उस दौर में ग्लोबलाइजेशन के प्रश्न बढ़ गए थे। आज आप देखें तो इन विमर्शों के सवाल थोड़े से बढ़ गए हैं। आप पुराने मटेरियल पर उतना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 70 साल पहले जो व्यक्ति लिख रहा था ना, वो उस समाज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के लिख रहा था। उस वक्त समाज कैसा था, आज समाज धीरे धीरे बदल रहा है, उसके ट्रेंड्स बदल रहे हैं। तो वो जो नई रिसर्च आई उसको आपको समाहित करना ही पड़ेगा, और जितना करोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर से एक क्वेश्चन पे घूम के आता हूँ, ऑल्दो आप उसका जवाब दे चुके हैं। क्या हिंदी साहित्य सेल्फ स्टडी से पढ़ा जा सकता है अगर गाइडेंस हो तो? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, हाँ, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बट के साथ इसका आंसर आता है कि आपको बहुत कंसाइज अपना स्टडी टाइम रखना होगा कि मुझे 2 घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है, या ये PYQs मुझे इतने दिन में खत्म करने हैं, या ये उपन्यास में मुझे 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं आपको एक आइडियल स्पीड कहूँ, अगर आप उपन्यास पढ़ रहे हो तो आपको 1 घंटे में कम से कम 60 पेज, 1 घंटे में 60 पेज, यानी कि आपको हर मिनट 1 पेज पढ़ना है। ये एक आइडियल स्पीड होती है जब आप एक परफेक्शन वाले लेवल पर आ जाते हो। तो इतनी स्पीड अगर आप खुद से कर सकते हो, 2-2.5 दिन में उपन्यास खत्म कर सकते हो, तो आप करो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर कोई सेल्फ स्टडी से हिंदी साहित्य तैयार करने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ उलझेगा जाके, जहाँ पे वो उस हिंदी साहित्य से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और ना बाहर निकलने के कारण जीएस के और सारे पोर्शन पीछे छूट जाएंगे? मैंने आपसे ये एक बार हिंट किया था शायद आपको कि इसमें रस बहुत आता है। आप राजेंद्र यादव उठाइए, 15-20 कहानियां हैं, आप मेरे ख्याल से 15-20 दिन निकाल देंगे उनमें। तो ये जो आनंद है ना पढ़ने का, इसमें उलझ जाते हैं कई बार। सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है, ये नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है, बट आपको कंसाइज रहना पड़ेगा। अगर आप कंसाइज हैं तो आप नहीं उलझेंगे, अदरवाइज तो आपको शायद इतना आनंद आ जाएगा जो साहित्य का गद्य और पद्य पक्ष होता है उसमें, कि आप उसमें रह जाएंगे, निश्चित तौर पर रह जाएंगे। ओके सर, ये बताइए कि हिंदी साहित्य एक तरीके से जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में किस तरीके से हेल्प करता है? या मतलब हालांकि बोला जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो आप डेफिनेटली सर्विस में जाएंगे तो आपको समाज को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी अगर आप साहित्य पढ़े हुए हैं तो क्या हिंदी साहित्य का कुछ रोल ऐसा है कि वो आपको आगे चल के सर्विस में भी हेल्प करे या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करे?
इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसा आजकल हम बहुत टेक्नोलॉजिकल दौर से गुजर रहे हैं ना, बहुत तकनीकी हो गए हैं। आप देखिए हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन होते हैं, हर व्यक्ति कंस्टेंटली रील्स पे होता है या शॉर्ट्स पे होता है। तो ये अभी तो एक नया रिसर्च भी आया, अभी पिछले हफ्ते ही मैं एक देख रहा था, एक्सप्रेस में उसने छपा था, तो उसमें कहा गया था कि अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना बहुत क्लियर नहीं है कि आपके जो शॉर्ट स्पैन के आप जो वीडियोस देखते हो उसका क्या असर होगा आपके दिमाग पर। और कई बार ऐसा देखा गया कि व्यक्ति में एग्रेसिव टेंडेंसीज आ जाती हैं, या आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी काम पर, या आप बहुत ज़्यादा डोपामिन रश के चक्कर में रहते हो हमेशा। ये सारे दिक्कतें हैं जो हम तकनीकी दौर से लेकर के आए हैं। तो किताबें ही वो रास्ता है जहाँ आपको वापस जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जब आप किताबों पर वापस जाओगे तो आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट नहीं पढ़ोगे जाकर के, है ना, आप साहित्य पढ़ोगे कुछ आपके नज़दीक, क्योंकि आपकी जो इमोशनल नीड्स होती हैं, व्यक्ति बहुत बौद्धिक हो गया लेकिन उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही है ना, आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो जब आप साहित्य में जाओगे तो आपको लगेगा कि आज से 100 साल पहले किसी आदमी ने कुछ ऐसा लिखा था जो मेरे काम का है और वो व्यक्ति मुझे पूरा समझ रहा है। तो एक तो पढ़ने की प्रवृत्ति जगाता है साहित्य, हिंदी साहित्य की खासकर अगर बात करें तो वो आपको अपने फोन से, तकनीक से थोड़ा दूर लेकर के जाएगा। दूसरा, जब आप पढ़ने के नजदीक जाओगे तो उससे आपकी लाइफ ओवरऑल कैसे बैलेंस होगी, कैसे इंप्रूव होगी, वो इसका एक एस्पेक्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ आपको पूरा मदद करेगा। सर, एक जो यूपीएससी, जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों बच्चा अप्लाई करता है, उसमें से कुछ हज़ार का सिलेक्शन होता है, तो इसमें एक हमेशा कंसर्न रहता है कि एक बी ऑप्शन होना चाहिए। जैसा कि आपका जो प्रीवियस स्टडी बैकग्राउंड रहा है वो आपका जेएनयू से रहा है, आपने हिंदी साहित्य में ही पढ़ाई करी है, उसके बाद आपने इसमें नेट क्वालिफाई किया है, फिर जेआरएफ भी आप हैं और अब फिलहाल आप पीएचडी भी कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। तो मैं एक पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा हिंदी साहित्य लेता है तो उसके लिए कोई बी ऑप्शन भी हिंदी साहित्य खोलता है? सबसे बड़ा बी ऑप्शन ये होता है, हमारे यहाँ एक मास्टर थे, वो एक बात बोलते थे कि पढ़ लो नहीं तो मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाई करते हैं, लोग पढ़ाई करते हैं निश्चित तौर पर, बट कई बार सारे ऐसे कंपोजिशन होते हैं कि आप नहीं उस तरीके से सफल हो पाते हो जैसा आप चाहते हो। तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 6 महीने हिंदी साहित्य का सिलेबस पढ़ते हैं, यहाँ पढ़िए, कहीं पढ़िए, खुद से पढ़िए, जैसा करना है करिए, लेकिन अगर आप 6 महीने हिंदी साहित्य का यूपीएससी का सिलेबस पूरा कवर करते हैं, अच्छे से मन लगा के करते हैं, तो आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ या जो स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स के जो क्वालिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के लिए, वो बिल्कुल बिना पढ़े भी सेल थ्रू कर सकते हैं। ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि एक तो सिलेबस 90% ओवरलैप करता है, प्लस जो हिंदी साहित्य की समझ आपकी यूपीएससी के सिलेबस के समय बनती है वो और कहीं बन ही नहीं सकती। और जेआरएफ का सिलेबस और यूपीएससी के ऑप्शनल का सिलेबस इतना ओवरलैपिंग है कि एक बार आप करके देखिए, आपका जेआरएफ तो हो ही जाएगा। फिर आप शोध करिए, फिर आप कहीं, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप कॉलेज में जाइए, कहीं जाइए, आपके लिए बहुत दरवाजे खुलते हैं। और दूसरा, फिर अपना आनंद तो है ही सिलेबस का। सर, जो ये आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, इसके विद्यार्थियों के लिए जो कहीं से पढ़ चुके हैं या इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि वो इस ऑप्शनल के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहें, उनके लिए कोई टिप्स या ट्रिक्स जो आप देना चाहें? देखिए, साहित्य में कोई ट्रिक्स नहीं होती। साहित्य बहुत लीनियर है। आप पढ़िए, आपको आनंद आएगा, आप उससे कुछ सीखेंगे, उसको आप कहीं लिख देंगे और नई नई चीज़ें ऐसे आपको मिलती रहेंगी। हाँ, इसमें टिप्स हो सकती हैं कुछ कि कैसे पढ़ना है। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो प्लान है, मैं आपको वही कहता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 को जोड़ करके पढ़िए, है ना। जैसे आप हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं तो पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, खड़ी बोली, नई हिंदी, पुरानी हिंदी, ये जो विकास हुआ है पूरा, आप इस विकास को जब पढ़ रहे हो तो इस विकास की रचनाओं को पढ़ो। जैसे आप खड़ी बोली का इतिहास पढ़ रहे हो तो आप खड़ी बोली के इतिहास को खत्म करके अमीर खुसरो को पढ़ो। जैसे आप अपभ्रंश पढ़ रहे हो तो अपभ्रंश भाषा का इतिहास पढ़ के, उसके साहित्य का इतिहास पढ़ के आप पृथ्वीराज रासो को पढ़ो, है ना। तो ये एक जो कंसिस्टेंसी बनेगी, पेपर 1 और पेपर 2 को जोड़ने वाली जो चीज बनेगी, इससे आपको मजा भी आएगा, आपको अच्छी क्लैरिटी भी आएगी। अगर आप टुकड़ों में पढ़ोगे तो आप साहित्य के साथ भी अन्याय करोगे और खुद के साथ भी करोगे। तो ये चीजें हो सकती हैं। सर, आपसे हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए
बच्चों को क्या करना होगा? आपका कोई नया बैच आ रहा है, कैसे है? जी 3 जून से हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं अनअकैडमी के मुखर्जी नगर सेंटर पर। तो वहाँ हम लाइव क्लासेस करेंगे, तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। और 3 जून से हम स्टार्ट करें। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको जो हमारे मुखर्जी नगर सेंटर है वहाँ से मिलेंगे। और ये जो आप 3 जून का क्लास होगा, ये एक क्या कोई ओपन सेशन आप रख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट आप क्लास से स्टार्ट नहीं, 27 मई को हम एक ओपन सेशन रख रहे हैं 5:30 बजे शाम को मुखर्जी नगर के सेंटर पर ही अनअकैडमी के। तो वहाँ उसको डेमो आप कह सकते हैं, या ओरिएंटेशन कह सकते हैं, या जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग या रोड मैप क्या होना चाहिए हिंदी साहित्य के लिए। तो एक ऐसी क्लास हम 27 मई को कर रहे हैं 5:30 बजे, और उसके बाद 3 जून से बैच स्टार्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।